बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की एंट्री अरावली विवाद में हो गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया और सोमवार को होने वाली ये सुनवाई अरावली का भविष्य तय कर सकती है। दोस्तों, विवाद की जड़ है अरावली की एक नई परिभाषा। दरअसल सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि केवल उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा जिनकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। तो गलत यह है कि अगर ये परिभाषा लागू हुई तो अरावली का 90% हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। यानी वो पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम ऊंची है, वहां धड़ल्ले से माइनिंग और कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला अरावली के अस्तित्व पर सीधा हमला है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ सोमवार को सुनवाई करेगी। इसमें जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह भी शामिल है। बता दें कि यह कदम तब उठाया गया जब खुद पूर्व वन संरक्षण अधिकारी आर.पी. बलवान ने याचिका दायर की और कोर्ट ने खुद इस मामले को अपने हाथ में लिया। यहाँ एक पेच और भी है। जिस एक्सपर्ट्स पैनल का हवाला देकर सरकार 100 मीटर की परिभाषा लेकर आई है, उसी पैनल ने पहले इसका विरोध किया था। यहां तक कि भारतीय वन सर्वेक्षण का भी मानना है कि 3 डिग्री ढलान वाली निचली पहाड़ियां भी अरावली का ही हिस्सा हैं और उन्हें बचाना बेहद जरूरी है। अरावली क्यों है हमारी लाइफलाइन, ये भी जान लेते हैं। दरअसल थार रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ने से यही रोकती है और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर को बनाए रखने में मदद करती है। सैकड़ों वन्य जीवों और वनस्पतियों का ये घर है। तो अगर अरावली गई तो राजस्थान और गुजरात ही नहीं बल्कि पूरी उत्तर भारत की जलवायु बदल जाएगी और प्रदूषण का कहर कई गुना बढ़ जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आरोपों को नकारा है। सरकार का कहना है कि वो अरावली को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने राज्यों को नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। सरकार का दावा है कि वे एक साइंस बेस्ड मैनेजमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं। बता दें कि साल 2010 में भी सुप्रीम कोर्ट इस 100 मीटर फॉर्मूले को खारिज कर चुकी है। तो फिर 2025 में इसे दोबारा लाने की कोशिश क्यों हो रही है? यही वो सवाल है जिसका जवाब सोमवार को अदालत में तलाशा जाएगा। तो देखिए, अरावली पर महासंग्राम और सवाल भी इसी लिहाज से कि जब साल 2010 में पहले ही इस मामले को खारिज कर दिया गया है, साफ तौर पर इनकार कर दिया गया था, तो आखिर 2025 में फिर से गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? क्या ये नहीं पता सरकार को कि अरावली जीवनदायिनी है हमारे देश की? और खनन रोकने की बात सरकार करती है। छत्तीसगढ़ को नहीं भूलना चाहिए, जहां पर लगातार हसदेव जंगल काटे जा रहे हैं, वो जंगल जो छत्तीसगढ़ की शान है। बात करें माइनिंग्स के लिए लगातार कई बड़े ऐसे नामी गिरामी कंपनियां हैं, बड़े नाम है, उद्योगपति है, जिनके हाथों ये जंगलों को सौंप दिया जाता है। और ना सिर्फ जंगलों को सौंपा जाता है बल्कि उसके साथ सौंप दी जाती है हमारे देश की महत्वपूर्ण धरोहर, लोगों की जिंदगियां और उनसे जुड़े उनके इमोशंस। तो चलिए, अब इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनीष कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये जो अरावली को लेकर विवाद मचा हुआ है उस पर क्या कुछ रुख अपनाया जाना चाहिए, क्या जरूरत है। सबसे पहले बहुत स्वागत है मनीष जी आपका राष्ट्र टीवी पर। नमस्कार पूजा जी। मनीष जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है। जब 20 नवंबर को अदालत ने 100 मीटर की परिभाषा को स्वीकार कर लिया था, तो फिर अचानक ऐसी कौन सी कानूनी वजह बनी कि कोर्ट को दोबारा इस पर सुनवाई की जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, इस मामले को अगर आपको जानना है तो पहले शुरुआत से चलना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या था कि गुजरात से लेके और दिल्ली तक 4 स्टेट्स में अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये है, और सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन श्रेणी है अब तक हिंदुस्तान की, जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन श्रेणी है। पहले क्या था कि हर स्टेट में इसकी अलग डेफिनेशन थी, इसकी ऊंचाई के अलग मात्रक थे। कहीं कुछ डेफिनेशन थी, कहीं कुछ, दिल्ली में कुछ, हरियाणा में कुछ, राजस्थान में कुछ, गुजरात में कुछ। उसके डेफिनेशन को एक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब भी स्वसंज्ञान लिया और इस मामले को सुना और ये निर्धारित किया कि जो भी श्रेणी 100 मीटर के अंदर के 100 मीटर से ऊपर के वो अरावली पर्वत श्रेणी है, और जो नहीं है वो अरावली पर्वत श्रेणी नहीं है। बट उसके अपेक्षा अब आप देखेंगे कि देश में इस हित में भी कि अगर हम 100 मीटर को मानेंगे तो 90% जो पर्वत श्रेणी है वो इसके अरावली के अंतर्गत नहीं आएगी और वो माइनिंग का काम चल सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके अलावा 4 गाइडलाइंस भी दी कि अगर आप माइनिंग करोगे तो आप इकोलॉजिकल दोगे और उसको रिहेबिलिट करोगे, उसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को दोगे।
परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश में इस बात पे चर्चा चल रही है कि 90% जो अरावली श्रेणी है उसमें माइनिंग की जो वो उसके एक्सक्लूड हो गई है। तो अब यहाँ क्या है कि कल सुप्रीम कोर्ट फिर इस मुद्दे पर स्वयं बैठेगी और 3 खंडपीठ की जो है उस पर निर्धारित करेगी, दोबारा इस पर बहस सुनी जाएगी और एक नई गाइडलाइंस आ सकती है। मनीष जी देखिए, हालांकि सरकार दावे तो करती है कि माइनिंग्स नहीं किए जाएंगे, लेकिन हम छत्तीसगढ़ को भी नहीं भूल सकते, हसदेव का जंगल काटा जा रहा है। कब तक रोकेंगे इन उद्योगपतियों को? कब तक हमारी ऐसी संपत्तियों को इनको सौंप दिया देखिए जाएगा और क्या जरूरत आन पड़ी है? देखिए जो ये मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी, जो बी आर गवई साहब की बेंच ने जो इसमें लिया था, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको 100 मीटर की रेंज के अंदर माइनिंग करने की इजाजत दी गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो आप एक इकोलॉजिकल जोन देखोगे, उसके अंदर माइनिंग करोगे, उसके बाद जो आप माइनिंग करने के बाद क्या प्रोटेक्शन हुआ या रिस्टोरेशन हुआ, उसकी भी रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट को दोगे या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एक रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके हिसाब से माइनिंग करेगी। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये बोल दिया कि आप 100 मीटर के 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां उन पे आपको खुली छूट है कि आप जाके माइनिंग करो, कुछ भी करो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक अच्छा ऑर्डर पास किया था, परंतु अब एक ये मुद्दा फिर दोबारा कल सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच के सामने होगा। कल सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच को सुनेगी और फिर निर्धारण करेगी कि क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से 90% जो एरिया है वो एक्सक्लूड हो गया है माइनिंग के लिए, इसी पे और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। मेरा ये मानना है कि कल सुप्रीम कोर्ट इसको मामले को सुनेगी और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन के साथ इसको अलाउ करेगी कि अरावली पर्वत जो श्रेणी है उसकी डेफिनेशंस को दोबारा कंसीडर किया जाएगा। मनीष जी, लेकिन आखिर क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? 2010 में उस फैसले का उल्लंघन नहीं है जो अब लाकर फिर से 2025 में उसी बात पर बहस छिड़ जा रही है? आखिर क्या दुख दे रहा है अरावली? अगर अरावली पर्वत है, उसे हम कहते हैं कि जीवन रेखा है वो हमारे देश की, तो फिर इस तरह ऊंचाई के आधार पर उसे सीमित कर देना कितना सही है? देखिए इस मामले में ये बात आपको जाननी पड़ेगी कि हर स्टेट अपनी एक डेफिनेशन सेट करके बैठा हुआ था। इस जजमेंट से पहले जो बी आर गवई साहब की नवंबर में जजमेंट आई थी, तीन जज की जो बेंच की जजमेंट आई, उसको पहले हर स्टेट ने अपना एक मार्गदर्शन तय किया होता कि हम जी 50 मीटर लेंगे। आप मान लीजिए हरियाणा कहता है मैं 50 मीटर लूंगा, दिल्ली कहता है मैं 100 मीटर लूंगा, राजस्थान कहता है मैं 120 मीटर लूंगा। तो उन सबको एक निर्धारित करने के लिए एक डेफिनेट लॉ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं मोटो संज्ञान लेकर पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के वकील साहब को सुना, अमिकस क्यूरी बनाए गए जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट होते हैं, उनके दलीलों को सुना और उसके बाद एक डायरेक्शंस पास की गई जो डायरेक्शन जजमेंट में लिखी हुई है। उसके बाद ये डिफाइन किया गया कि 100 मीटर तक की जो ऊंचाई की रेडी है उनको अरावली वो उन पे माइनिंग के एक्सक्लूड है, बट उस माइनिंग में आपको रिस्टोरेशन के भी परमिशन दी गई, डायरेक्शन दी गई कि आप उस अगर माइनिंग करते हो तो आपको रिस्टोर भी किया जाएगा उस जगह को। तो ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था हर स्टेट के बीच में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को स्वयं मोटो संज्ञान लेकर आना पड़ा और एक निर्धारित डेफिनेशन देनी पड़ी। तो मनीष जी, अदालत की अपनी कमेटी ने खुद कहा कि उन्होंने 100 मीटर वाली सिफारिश को मंजूरी नहीं दी थी। एक तरफ सरकार का मंत्रालय है, दूसरी तरफ कोर्ट की अपनी कमेटी। अब इस विरोधाभास का केस के फैसले पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए जो अमिकस क्यूरे साहब थे, उन्होंने जब ये मुद्दा कहा था तो अमिकस क्यूरे ने ये कहा था कि ये जो आप जो है इसके क्या होगा कि इसके दुष्परिणाम होंगे। अगर हम 100 मीटर को मान लेते हैं तो 90% है उस पर माइनिंग होगी और वो इकोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा, बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा। परंतु एक बात ये भी है कि जो पहले से ही माइनिंग चल रही है, विदाउट डेवलपमेंट यू कैन नॉट सस्टेन इन दिस एरा, बट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सब मार्गदर्शकों को सुना गया, मिनिस्ट्री ऑफ सुना गया, सॉलिसिटर जनरल साहब को सुना गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी गई, अपने हिसाब से गाइडलाइंस दी गई, क्योंकि आप देखिए जो अरावली पर्वत श्रेणी है, आप इसकी भी ये भी बात मानेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी बहुत ऊंची पर्वत श्रेणी नहीं है, ना बहुत ज्यादा लंबी पर्वत श्रेणी, ना ज्यादा चौड़ी पर्वत श्रेणी है। और जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जितने भी बड़े स्टेट हैं, वो इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। तो वहां से क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस भी इशू करी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 100 मीटर देकर ये कह दिया कि आप जाइए और खुलेआम माइनिंग कीजिए। उन्होंने गाइडलाइंस भी दी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को भी गाइडलाइंस दी गई, सॉलिसिटर जनरल साहब खड़े तो उनको भी गाइडलाइन दी गई कि आप एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम सेट करिए, आप जो माइनिंग करते हो उसको रिस्टोर करिए, ऐसे जगह पर माइनिंग ना करिए जहां पर बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल डिसएडवांटेज हो जाए, जहां बहुत ज्यादा फ्लोरा और फौना को बहुत ज्यादा नुकसान हो।
मनीष जी, लेकिन स्थानीय लोगों को तो उससे प्रॉब्लम होती है। पर्यावरण विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी जिस लेवल पे, अगर हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि माइनिंग हो रही है, चलिए स्वीकार करते हैं इस बात को, बिल्कुल दो राय नहीं है, लेकिन अगर साफ तौर पर ये मान लिया जाता है, रोक नहीं लगा जाता है, तब तो ये खुली छूट हो जाएगी। और क्या हमने ये नहीं देखा कि कई बार इस तरह से वादे दावे किए गए हैं, नई स्ट्रक्चर हम शुरू करते हैं, कहीं पर अच्छे से हम बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, तो हवाला यही दिया जाता है कि स्थानीय लोगों को या किसी भी राज्य को इससे कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई आप मानते हैं, इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो वादे किए रहते हैं वो धरातल पर उसी तरह से फलीभूत होते हैं? हमने कई तस्वीरें देखी है ऐसे, मनीष जी। देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है पूजा जी, कि जो गाइडलाइन सरकार निर्धारित करती है, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करती है, वो पूरी तरह से फॉलो नहीं की जाती। इसी वजह से अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी दबाव में आकर एक फ्रेश माइनिंग जो करनी थी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, कोई फ्रेश माइनिंग नहीं की जाएगी। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए आना पड़ा बीच में क्योंकि हर स्टेट की अलग डेफिनेशन थी। तीसरी बात, अगर आप उस जजमेंट का पैरा नंबर 50 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप किन किन इकोलॉजिकल, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से ही माइनिंग की परमिशन है। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये जो पैरा नंबर 50 है जजमेंट का, इसमें बहुत सारी बातें क्लियर है कि आप कि 50-100 मीटर उन्होंने क्यों लिखा गया, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा मंडे को बैठ रही है इस मुद्दे पर और दोबारा बहस सुनी जाएगी, दोबारा कमेटी की जो रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा और फिर देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस आती है, क्या नई डेफिनेशन आती है या नहीं। मनीष जी, पर्यावरण विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अरावली का खत्म होना रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर की तरफ बुलाना है। क्या इस मामले को हम संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत देख सकते हैं? कोर्ट इसमें विकास बनाम पर्यावरण का संतुलन कैसे बिठा पाएगा? कितनी टेढ़ी खीर साबित होगी? देखिए, जब भी पर्यावरण से छेड़छाड़ की जाती है, ये भारत का मुद्दा नहीं है, पूरे विश्व का मुद्दा है। बिल्कुल। कि कार्बन जो है, कार्बन इमिशन बढ़ता जा रहा है, उसको रोकना जरूरी है। विकास के नाम पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। विकास के साथ साथ आप एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जब भी रेगिस्तान, जो अरावली पर्वत श्रेणी है, उसको सिक्योर करने के लिए भी ये जजमेंट लाया गया, क्योंकि अगर ये जजमेंट नहीं पास किया गया होता नवंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ इसमें, सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं अपने आप को लाती बीच में, तो पता नहीं कहां कहां माइनिंग हो सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि चारों स्टेट के लिए एक निर्धारित समय सीमा, एक निर्धारित गाइडलाइंस तय की कि आप इतने में माइनिंग कर सकते हैं। अगर आप माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के हिसाब से आपको उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, अरावली पर्वत श्रेणी को नुकसान ना हो। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो भारत सरकार है वो एक पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना रही है, अभी तक उस पर काम चालू नहीं हुआ है, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट कल इस पे दोबारा बैठेगी और दोबारा एक नई गाइडलाइंस आएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कहा गया है, पहले से कहता रहा है, बहुत सारी जजमेंट्स हैं, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, आप बहुत सारी जजमेंट देखेंगे कि डेवलपमेंट शुड बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।